सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या वाकई विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है? दो मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एक मौजूदा समय में चल रहा है और एक मौजूदा मामले में बड़ी जीत हुई है, और ये दोनों ही मामले एक तरीके से नजीर बन सकते हैं। एक मामला जहां पर हरियाणा के अंदर ईवीएम मशीन, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ईवीएम मशीन उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर खोला गया। तो ऐसे में क्या वाकई इसी तरीके से इस फैसले को आधार बना करके अब बाकी नेता वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वो भी कहेंगे कि हमारी भी ईवीएम मशीन की जांच करवाई जाए? इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखने वाली बात है। और दूसरा बड़ा फैसला एसआईआर को लेकर के 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये वापस से मामले, ये नाम जो है डालने पड़ेंगे। अब इन दोनों मामलों को लेकर के, क्योंकि बिहार का अगर मामला, एसआईआर का मामला अगर आगे बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर पूरे देश में यही एसआईआर होने वाला है, इसी तरीके से एसआईआर होने वाला है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा लगाया या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी तरफ से कुछ सख्ती दिखाई तो फिर पूरे देश में एसआईआर को लेकर के एक बड़ी राहत मिलेगी। तो दो बड़े मामले, दोनों मामले देश में, पूरे देश में असर डालेंगे, और इसको लेकर के क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना है, और इसी को लेकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, उनसे बात की, उनसे समझा, बारीकी से समझा कि क्या ये वाकई एक रास्ता खुल गया है। और उन्होंने जो बातें बताई हैं, निश्चित तौर पर हो सकता है कि बीजेपी की टेंशन, बीजेपी की धड़कनें अब बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मिश्रा उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन को खोला। तो इस खबर को, इस इंटरव्यू को आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मिश्रा कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ईवीएम मशीन मंगवाई गई थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे और आप नरेंद्र मिश्रा जी इसमें खुद मेंबर भी थे। इनकी मौजूदगी में ईवीएम मशीन जो है खुली। तो सबसे पहले मैं आपसे मिश्रा साहब यही जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से पहला मामला निकल करके सामने आया, कोर्ट में अगर कोई एक मामला निकल करके सामने आए तो फिर उसके बाद में हवाला दिया जाता है उसी तरह से मामलों का। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन मंगवाई, तो क्या ये बाकी आगे भी और उम्मीद जगाता है? और हुआ कैसे था ये, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद थे, हुआ कैसे था ये बताइए। धर्मेंद्र जी, ये बड़ा विषय है भारत देश के लोकतंत्र का, और जिसमें ईवीएम पर आधारित पूरे देश के विभिन्न चरणों के चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। साथ में अब आजकल तो चुनाव निचले स्तर के भी होने लगे, पंचायत, नगर पंचायत वगैरह भी आप देखते हैं। गड़बड़ियां निचले स्तर के पंचायत वाली थी, एक चुनाव को लेकर के था। ये घटना हरियाणा की है, और हरियाणा का वो कैंडिडेट जो अभी कल जीता हुआ साबित हुआ है, उसके लिए 3-4 बड़े प्रमुख और बड़ी ही नजीर वाला जजमेंट रहा इसमें। पहली बात यह थी कि वो 1000 समथिंग कुछ वोट पाता है परसों जो काउंटिंग होती है, पर इसके पहले वो वोट कम पाता है, और कम पाता है तो जो कैंडिडेट हारा हुआ था, यानी परसों जो हारा हुआ था, वो कैंडिडेट पहले जीत जाता है इस इलेक्शन में। अब वो धीरे धीरे करके वो अपनी गड़बड़ियों का हवाला देता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जाता है। ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, इस तरह से वो आगे बढ़ता है प्रोसेस में। फिर धीरे से वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ भी जाता है। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट से भी उसको कुछ रिलीफ नहीं मिलती है, और सीधा मैटर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी के बेंच पर आ जाता है। अब सवाल अगला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लेकर के बड़ा कॉग्निजेंस लिया। जो दलीलें रखी गई वो दलीलें बड़ी संज्ञानपूर्ण है। वो कह रहा है बार बार कि जनाब, मैं इतना ही वोट पाया हूं, कितनी बार मैंने चेक कराया है, पर सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है पहली बार। दूसरी बात, ईवीएम में इन्होंने पता नहीं कहां से डिस्प्ले ले आकर के दिखाया है, और हमारे सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कैंडिडेट का मतलब जो वोटर है, ध्यान रखना है, कैंडिडेट तो वो खुद था, सारे वोटर्स भी मेरे खड़े हैं। ये मैं पिटीशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना है। सवाल इसके साथ में ये आया तो कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, हम आपकी ईवीएम की बहुत दिनों से बात सुन रहे हैं, हम इसको मंगा भी लेते हैं। मजेदार बात यह है कि लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, अब विभिन्न चरणों का चुनाव था, तो 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी। अप्रैल का महीना था 2024 का, जब टर्न आउट डेटा 2 फेजेस के नहीं दिए जा रहे थे, बढ़ा के यानी कुछ दिनों बाद आए थे। आपको याद भी होगा, एक हमारी पिटीशन थी, एक प्रशांत जी थे, और एक इसके साथ में महुआ मोइत्रा थी। 3 पिटीशन आई थी। दीपांकर दत्ता उसमें थे, और ऑनरेबल जस्टिस उस समय पर
शर्मा जी थे, ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा, दो बेंचों ने सुना और उसके बाद उन्होंने सीधा एक ही शब्द बोला कि ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, 2024 का एक्ट हमने पूरा सुना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सवाल यह है कि जब प्रत्यक्ष है तो उसकी प्रमाण की आवश्यकता क्या है? वैसे ही समझना है जैसे योगेंद्र यादव जी ने परसों जब हियरिंग हो रही थी तो जिनको मृतक जिन व्यक्तियों को घोषित कर दिया गया था उन मृतक को वहां पर साक्षात ले जाके दिखा दे कि वोटर लिस्ट में इनको मृतक दिखाया गया और ये देखिए यहाँ खड़े हैं। वही ईवीएम के साथ भी पैरेलल घटनाएं घट रही थी। जिस ईवीएम के बारे में ये बोला जा रहा था कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जिस ईवीएम के बारे में बोला जाता इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, जिसके बारे में अकाउंटेंसी में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, जिस अकाउंटेंसी को लेकर के कैंडिडेट का जीत हार का विषय डिक्लेयर होता है, जिसके आधार पर पूरा इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करता है, ये सारी चीजें उसमें थी और सब में गड़बड़ियां साबित हुई। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हमारे सुप्रीम कोर्ट के वहां पर बोला कि इलेक्शन कमीशन जो हरियाणा के हैं वो इस ईवीएम मशीन कंसर्न जो पोलिंग की ये मशीनें हैं 2-3 पोलिंगों के लेकर के थी वो ले आकर के सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के ही अदालत के ही हमारे ही जो वहां पर रजिस्ट्रार थे उन रजिस्ट्रार की ड्यूटी लगाई गई कि इस ईवीएम को आप अपनी निगरानी में रखिए और निगरानी में रख करके इसकी पूरी चेकिंग करिए। चेकिंग का मतलब कितनी टोटल वोट पड़े, कितने कैंडिडेट जो जीता है उसको मिली है, जो हारा है कितनी मिली है, अर्थात पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की मैं बात कर रहा हूं। और उसके साथ में आप जानते हैं कि और भी बहुत तरह के कैंडिडेट लड़ते हैं किसी भी चुनाव में, तो अन्य भी उसमें शामिल है। जैसे ही ईवीएम का डिस्प्ले शुरू हुआ है आप यकीन नहीं करेंगे अन्य की वोटों को हटा दिया गया और इसके साथ में जैसे कैंडिडेटों की बातें जो दोनों कैंडिडेट में जो कंटेस्ट होकर के यहाँ आया है, जो कैंडिडेट यहाँ पर जीता हुआ है 2 साल कुछ महीने हो गए उसको जीते हुए, 2022 का चुनाव था, आप तो पूरा सब कुछ देखे हैं उसमें मैं से इसमें आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, थोड़ा ऐड ऑन कर हाँ देता हूँ। ये 2 नवंबर 2022 का मामला था। एक करेक्ट जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनका नाम है मोहित कुमार, और जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनका नाम था कुलदीप। और करेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में कल जब गिनती हुई तो 1051 वोट वो मिले हैं मोहित कुमार को और 1000 वोट मिले कुलदीप को। कुलदीप 51 वोट से हार गए। पहले कुलदीप को 300 वोटों से जीता हुआ बताया गया था। राइट टोटल जो है वो 3267 वोटें वहां वेरी पर उस गुड गांव में टोटल डाली गई थी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं मिश्रा जी, ये एक मामला है, ठीक है, इसमें जीत भी हो गई है, तो क्या इस आधार पर अब देश में कल को कोई और भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है कि भाई मुझे भी गड़बड़ लग रही है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर भी मोहित मलिक ने डीएम को जाकर के कहा, डीएम से कहा कि भाई आप चेक कीजिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई। वीडियो रिकॉर्डिंग में बूथ नंबर 69 उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि वोटों का जो सीक्वेंस था उसको बदल दिया गया। तो जो कैंडिडेट देखता है, अब जाहिर सी बात है कोई भी आदमी जब चुनाव लड़ता है तो वो बारीकी से सारी चीजों को देखता है। तो कल को कोई दूसरा कैंडिडेट वो आकर के सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से कि आपने एक रास्ता खोल दिया है, एक रास्ता खुल जाए तो फिर आसानी हो जाती बाकी लोगों के लिए। आगे का रास्ता इसमें क्या हो सकता है वो बताइए। देखिए अब इसमें 3 रास्ते हम लोगों के लिए पूरी तरीके से ओपन हो गए हैं। पहला हम्म। रास्ता ये हुआ कि जो कैंडिडेट अभी विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां ईवीएम को लेकर के होती थी, ये कहा जाता था कि हम इस स्विच को दबाए हैं बटन को और वो फला नंबर कंसर्न वोट जा रही है हमारी। एक तो ये पॉइंट खुल गया, अर्थात डेमो मशीन हो या इलेक्शन के दौरान पर जो वीडियो बनाई जाती थी, आप देखे होंगे कैंडिडेट वोट डाल रहा है कांग्रेस पार्टी को, जा रही है भाजपा पार्टी को। ये कंसर्न खुल गया रास्ते का। दूसरा कंसर्न खुल गया कि जिस प्रकार से 8 या 10 बार बार फ्रिक्वेंटली तरीके से कोई भी व्यक्ति माइनर हो, ये जो लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था, बार बार वोट डाला है कंसर्न व्यक्ति, तो वो वीडियोग्राफी के हिसाब से चेक करके, जिसकी वीडियो भी पब्लिश हुई थी चुनाव के दौरान में, आपको याद होगा एटावा का कहाँ का था, तो उस तरह की वोट उस डाल तरीके की करेक्ट उस तरीके की भी जो गड़बड़ियां हैं वो भी इसके अंदर में अब आएंगी, क्योंकि कैंडिडेट वीडियोग्राफी भी ले आएगा और वो कंसर्न वो वीडियोग्राफी के बिहाफ पर यह बोला जाएगा कि सुबह से लेकर के शाम तक 5 बजे तक जब तक की पोलिंग हुई है उस व्यक्ति को देखा जाए कितनी बार आया और कितनी बार वोट डाल के जा रहा है। तो वो भी खुल गया रास्ता, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी पे भी चेक किया गया था डीएम के लेवल पर, ध्यान रखना है।
तीसरा इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो बार बार डेटा और अकाउंटेंसी को लेकर के है कि ईवीएम में 4 बार वोटें, हमें मान लीजिए मैं कैंडिडेट हूं, मैं हार गया, मैंने दोबारा बोला डीएम से नहीं मैं जीता हूं, आप चेक करिए, चेक किया मैं जीत गया, फिर सामने वाला कंसर्न बोला नहीं नहीं आप दोबारा अकाउंटेंसी कराइए, वो जीत गया। ऐसी भी गड़बड़ियां आप सुप्रीम कोर्ट तक आ जाया करेंगी। अर्थात तीनों चारों पॉइंटों के लिए अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट में खुल गए और जांच अब सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने कोर्ट रूम में मंगा के कराया करेगी, मुझे अभी इस केस के माध्यम से स्पष्ट हो गया। साथ ही साथ में लोकसभा के जो विभिन्न कैंडिडेट अब अलग अलग स्टेट लेवल के हाई कोर्टों में चुनाव पर अभी पेंडिंग है, उनके लिए भी एक नजीर हो गया कि वो भी कोर्ट कंसर्न हाई कोर्ट है जहां पर जिनका मामला पेंडिंग है वहां पर ईवीएम मंगा करके चेक कराने की प्रथा शुरू हो गई है। इस मामले में ये जजमेंट और ईवीएम को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह था, पूरे भारत देश के जो वकील लड़ रहे थे, आप जैसे मीडिया पत्रकार रोज उसकी चला रहे थे बाइटें, जनता की जो आवाज थी ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है और कोर्ट कहती थी नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन दुनिया भर के सबूत पेश करता था, पर यह कल सिद्ध हो गया। कल तो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, इसके 2-3 दिन पहले ये सब चीजें क्लियर हो गई कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सब के सब ये गलत एलिगेशन है, ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, हो सकती है, और जो व्यक्ति एलिगेशन लगा रहे हैं वो गलत नहीं है। ये बातें ठीक है। सारी की सारी अब स्पष्ट हो गई जी। ये 6 अगस्त को जो है इसमें नोटिस जारी हुआ था, 11 अगस्त को कल जो है डिक्लेयर किया गया। करेक्ट। हाँ, तो अब और आप जो बोल रहे थे वो बात तो मुझे याद आने लगा, वो सुप्रीम कोर्ट में ही चुनाव आयोग की तरफ के वकील उन्होंने कहा था कि कुछ वकील हैं जो बाहर जाते हैं, मीडिया में इंटरव्यू देते हैं, शाम को दिन में आकर के यहाँ पे हंगामा करते हैं, शाम को इंटरव्यू देते हैं, वो बात भी याद आ गई मुझे। खैर, अभी एसआईआर को लेकर के थोड़ा मैं स्थिति को समझना चाहूंगा। एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 65 लाख लोगों का नाम डालिए अपनी वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो है वो कहा जा रहा था कि भाई हमारे पास में तो 65 लाख लोगों का ऐसा नाम वगैरह नहीं है, हम लोग डालने वाले भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप 48 घंटे में काम करके दीजिए। 3 दिन जो है वो टोटल मिले हैं चुनाव आयोग को। तो ये क्या संभव है कि चुनाव आयोग डाल पाएगा, या आपको लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग इसमें नहीं डाल पाया, इसमें जो है वो ढिलाई हो गई, तो कहां तक जो इसमें छूट मिल पाएगी, कितनी छूट मिल पाएगी? और आखिरकार अब 22 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, 22 तारीख को 2 बजे फिर से सुनवाई होगी, 22 अगस्त को। तो एसआईआर वाले मामले पर आपको क्या लग रहा है, क्या अब विपक्ष की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर एक बुलबुला जो है वो जरूर विपक्ष के हाथ में लगा, जो बहुत लंबे वक्त तक जो है वो नहीं उनके हाथ में रह पाएगा, और अंततोगत्वा जो है वो चुनाव आयोग की ही जो इसमें जीत होगी? आप क्या समझ पा रहे हैं अभी तक? देखिए एसआईआर वाला जो मामला था वो 65 लाख वोटर को लेकर के था। 7 करोड़ कुल मिलाकर के 89 लाख वोट है टोटल बिहार के इलेक्शन पर, जिसमें से 65 लाख वोट को काट दिया गया। मैं बिहार की जनता की बात कर रहा हूं, और ये बचा 7 करोड़ 24 लाख। 65 लाख जो वोटर्स थे, करेक्ट, जो 65 लाख वोटर हैं उनमें 3 तरह के डेटा थे, ध्यान रखना है। एक डेटा 22 लाख का है जो मृतक घोषित कर दिए गए कि 22 लाख लोग मृतक हो गए। दूसरा 36 लाख डेटा ऐसे थे जिनके बारे में बोला गया कि शिफ्ट कर दिए गए। जैसे मान लीजिए मेरा मध्य प्रदेश में रीवा घर है, तो रीवा से मैं दिल्ली आ गया तो मेरा यहाँ भी आईडी है और वहां नहीं पाई जा रही, ऐसा कुछ समझ ली। और ये तीसरा था 7 लाख वोटर, जिन वोटर के बारे में था कि इनके मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इन तीनों डेटास के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तीनों डेटास के, ये भारत देश की जो डेमोक्रेसी के, इट इज डिफाइंड बाय द डेमोक्रेसी, उसकी डिफिनीशन ही कहती है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल्स, राइट। यहां पर पूरा इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस जारी किया था, 65 लाख वोटर्स को हटाया था, रिमूव किया था, ड्राफ्ट अलग बनाया था बिल अपना जो इलेक्शन किया है, उसमें कहीं भी फॉर द पीपल के लिए कोई इंटीमेशन नहीं है, बाय द पीपल के लिए कोई जानकारी नहीं है। उस इपिक नंबर पर, जैसे मान लीजिए मेरा नाम 2 जगह पर आया है, अब मेरे नाम पर यह मुझे जानकारी नहीं है कि मेरा नाम है इसमें कि नहीं है, 65 लाख की लिस्ट में हम हैं या नहीं है, इसके बारे में जानकारी हमें कब पता चलेगी? 25 तारीख को, यानी 25 अगस्त को जब फाइनल इनकी वोटर लिस्ट आ जाएगी। 1 अगस्त को ये पब्लिश करने वाले हैं, तो 25 अगस्त से आप ध्यान रखिए कि 1 सितंबर के बीच में मेरे पास 5 दिन का समय होगा, उसमें हम सर्च करेंगे कि हमारा नाम कटा है कि नहीं कटा है, हम उस 65 लाख वाले में हैं कि 7 करोड़ 24 लाख वाले में हैं।
इस सवाल को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी कंसर्न वोटरों को कोई जानकारी नहीं दी थी। अर्थात हमारे ईपिक नंबर के सामने यह नहीं लिखा है कि हम लापता हैं, यह भी नहीं लिखा है कि हमारा क्रॉस वोटिंग है, यह भी नहीं लिखा है कि हमारे बारे में हम गुमशुदा हैं या मृतक हैं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे हम अपील कर सकें। ध्यान रखना है, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को यह नहीं बताया जाए कि यह व्यक्ति के साथ में ऐसा ऐसा ग्रेवियांस आपके साथ में है, उसको सूचना न दी जाए, तब तक वह केस कभी भी नहीं मानी जाती है। इसी आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी इस प्रकार की जानकारी उन 65 लाख वोटरों को अभी तक डिलीवर्ड नहीं किया था। न तो नाइदर वो तो नेट के द्वारा किया, न तो उसने पब्लिकेशन के द्वारा किया, न सोशल मीडिया के द्वारा किया, न ही उसने विभिन्न तरीके से उन ईपिक नंबरों के सामने उस संबंधित वोटर्स के व्यक्ति, परिवार, मोबाइल के माध्यमों से किया है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड था, पहली बात। दूसरी बात, अब जो आप बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि 5 रास्ते आपके पास है, 5 रास्ते से आपको पब्लिकेशन करना है। अब आप कहते हैं कि 3 दिन में पब्लिकेशन हो पाएगा या नहीं होता है, उसी में दोनों करेक्ट, मैं दोनों में बात कर रहा हूं, आप उसको आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं पिटीशन में हूं, इसलिए मुझे थोड़ा डेप्थ में है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, ये 5 जो रास्ते हैं, पहला उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप न्यूज़पेपर जो बिहार में सबसे ज्यादा पब्लिकेशन होता है वहां पर करिए आप, ठीक है, वो शुरू हो गया। पब्लिकेशन में बताना पड़ेगा कि पटना के 3 लाख वोटर कटे हैं। आप मान लीजिए नवादा है कोई जिला, तो कोई मुंगेसराय है, कोई बिहार बक्सर है, आप तो बेहतर जानते हैं, अलग अलग जिलों की लिस्ट बनाई गई, पब्लिश करना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ में पब्लिकेशन के साथ में एडवर्टाइज भी करना है कि ये हमने 65 लाख वोटर काटे हैं। उनके 3 कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी कि मृतक है, ये वाला शिफ्टेड है, ये भी बताना पड़ेगा। तो वो जल्दी से जल्दी, और उनकी लिंकेज भी दी जाएंगी सीओ लेवल पर। डीएम जो होता है सबसे बड़ा जिला का निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिंक भी रहेंगी कि आप जल्दी से जल्दी इसको कर लें। तो पहला रास्ता। दूसरा, रेडियो प्रसारण टीवी चैनलों के माध्यम से भी किया जाएगा, ये भी क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा। तीसरा, इसके साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होगा। बहुतायत तरीके से सोशल मीडिया से लोग आजकल जुड़े हुए हैं, इसलिए बोला गया कि कलेक्टर को डायरेक्शन दिया गया कि उसका जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उसमें उस जिले की पूरी लिस्ट डाली जाए, विधानसभा वाइज बना करके। यह भी होगा। पांचवा, इसके साथ में एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट में 65 लाख को अपलोड करना है, जिससे क्या होगा कि जिले वाइज वो वेबसाइट होगी। यह ध्यान है, उस जिले वाइज में संबंधित व्यक्ति का नाम होगा और आसानी से वहीं पर वो डाल सकेगा और उसको क्लेम कर सकता है। अब क्लेम करने के लिए आईडी प्रूफ में जो आधार कार्ड है पूरे देश के लिए, जो अभी तक यह विषय बना था कि इसको भारत देश की आइडेंटिटी माना जाए या ना माना जाए, यह भारत देश का ये बड़ा पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा कि नहीं, तो उसके आधार पर वो क्लेम कर सकता है। तो क्लेम करने वाली बात आ सकती है, तब नहीं हो पाता है ये अब उसी में सारा आ गया। प्रोसेस। सारी चीजें डिजिटल डेटा है, सब लोगों के कंसर्न मोबाइलों में भेजा जाएगा, उसके परिवार में भेजा जाएगा, और उसके साथ में 65 लाख जो वोटरों की लिस्ट है उसको पब्लिक डोमेन पर डाला जाएगा। पर यहाँ इशू ये आएगा कि कंसर्न व्यक्ति, बाय द वे, मैं मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मुझे 3 दिन का सफिशिएंट समय नहीं मिल रहा है बिहार पहुंच के अपने क्लेम को करने के लिए फिजिकली, या मैं अपने परिवार के साथ में नहीं पहुंच पा रहा हूं, उस स्टेज में कोर्ट यह विचार कर सकती है कि आपको मैं थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूं, 4 दिन 5 दिन का, आप इतने में इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। 22 अगस्त की जो डेट लगाई गई है उसमें ये सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करके लेके चलने की है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अर्थात ये जो पूरा टारगेट दिया गया है 5 रास्तों को अप्लाई करके 65 लाख वोटरों को बाहर नहीं करने के लिए किया गया है, 65 लाख वोटरों को क्लेम करने के लिए टाइम दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला है, मुझे लगता है आपने भी उस चीज को सुना होगा, और उस वर्ड में काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उन्होंने बोला है, जयमाला बख्शी जो थे हमारे कोर्ट के, तो उन्होंने बोला कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस टू देयर। इसका मतलब है इंटेंसिवली तरीके से आपने बनाया है, इसलिए इनको अब मुझे कोर्ट का रुख लगने लगा है कि इलेक्शन कमीशन पर गाज भी गिर सकती है। 65 लाख वोटरों में जो वहां पर पाए जाएंगे, जो जिनको क्लेम करने का मौका दिया गया, जिनको नहीं दिया गया था, वो कितना टाइम चाहते हैं, वो जरूर एक बड़ा विषय है। यदि वो कहते हैं कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, तो कोर्ट मानेगी उस बात को, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास डिजिटल डेटा है। उस डिजिटल डेटा जिसके राहुल गांधी भी बात करते हैं, वो डिजिटल डेटा जिसके बारे में पूरा ये ध्यान रखना, पीडीएफ अलग फॉर्मेट होता है, डिजिटल डेटा अलग फॉर्मेट होता है, आप जानते हैं, स्कैन कॉपी अलग फॉर्मेट है। तो कोर्ट ने भी बोला है कि एलिजिबल होना चाहिए, और जो आप डिजिटल डेटा है उस डिजिटल डेटा में लोगों के ईपिक नंबर स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए।
ये सारे होना चाहिए, नहीं तो हम रिजेक्ट मान लेंगे। ये खुल के बोला है। तो बार बार ये बोला गया है कि जो जनता का राइट्स है उसको वायलेट नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन 3 दिन के अंदर में नहीं कर पाती तो टाइम एक्सटेंड होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव की जो लास्ट डेट मतलब जो कंप्लीट करने का जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, ये ड्राफ्ट में हो सकता है कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया जाए, ये क्योंकि उनको टाइम चाहिए। कितने लोगों ने क्लेम किया, कितने लोगों का नाम सही से निकला, कितने लोगों का नहीं निकला। पर अब ये अगला 22 तारीख को जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलने जा रहा हूं, 22 तारीख को, अभी तक तो वो लड़ाई चल रही थी जो पूरा का पूरा इलेक्शन का पूरा 7 करोड़ 89 लाख जितने वोटर्स थे उन पर जो पहले से पीडीएफ बनी हुई है, 65 लाख जिनके काटे गए हैं नाम। अब जो लड़ाई शुरू होने जा रही है 22 तारीख से, वो ये होने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि जो नए नाम जोड़े गए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, उसमें कितना प्रोसेस को फॉलो किया है। अगली लड़ाई अब अगले चरण की ये है, उसमें कितने सही लोग आए हैं, उसमें कितने फोर्स लोग हैं, उसमें कितने गलत लोग हैं। जैसा कि पुराने चीजों में आपने बताया सब चीजों को, इसमें भी लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ है, जिसको हमारे विभिन्न बहुत सारे चैनल वाले भाइयों ने बहुत कवरेज दिया, आप भी जानते हैं सबको, और काफी उन्होंने मेहनत करके भी दिखाया है। वो सब डेटा भी आएंगे और प्रस्तुत भी किए जाएंगी। तो 22 तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा, जो आपको पता है मतलब फ्राइडे के दिन पर, उस दिन 2 बजे से आपकी हियरिंग भी बड़ी अच्छी होगी कि 65 लाख वाले में क्या कार्रवाई हुई और भविष्य वाले में जो आपने अभी इस साल अभी हाल फिलहाल में किया है उसमें क्या कार्रवाई हुई। तो दोनों को लेकर के टाइम बढ़ने के आसार मैं आपसे खुल के बोले दे रहा हूं। विपक्ष की एक बड़ी जीत नहीं है, जनता की बड़ी जीत है, 65 लाख वोटरों की जीत है। विपक्ष तो चुनाव लड़ेगा, उसका काम है। ये 65 लाख जो जनता है, जो गरीब है, आम मजदूर है, जो बेचारा बिहार से दिल्ली आया है, जो बिहार से मुंबई गया हुआ है, जो बिहार से एमपी में कहीं गया है, तो कहीं बाजू में पंचर लगा रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है। आप देखिए सारे रोड के किनारे में बेचारे लगे रहते हैं गरीब, वो ज्यादातर लोग बिहार से आते हैं। मैंने बहुत सारे पूछा, जो अब मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूं, हो सकता है कम भी हो। तो ये सारे लोगों के साथ की जीत है ये। इसलिए मैंने बोला कि विपक्ष की नहीं, जनता की बड़ी जीत है, डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है। और जो आपने बोला है कि आशा की एक रोशनी दिखी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कई बार जस्टिस बी आर गवई ने बोला है, अभी भी बोला है कि पार्लियामेंट नहीं सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश का सर्वोपरि है। आर्टिकल 324 सर्वोपरि यहां दिखाया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 से 329 स्पष्ट पढ़ लिया जाए तो ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट होल अ पार्ट ऑफ द पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ध्यान रखा गया है और उसको देख करके जस्टिस बी आर गवई के नेतृत्व वाली जो हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में, क्योंकि कोई भी मैटर होता है उसमें पहले से डायरेक्शन होती है चीफ जस्टिस की कि इसमें आपको ऐसा करना है, इसमें आपको ऐसा करना है। कोई भी होता है मैटर, ऐसे मैटरों को पहले जो पीआईएल वाली होती है मैटर, पहले उनसे कंसर्न लिया जाता है। हम लोग तो रोज करते हैं यही कि इसमें रजिस्ट्रार हम लोगों को कहते हैं कि ऐसे डायरेक्शन आ जाए, फिर हम आगे कर रहे हैं सर। ये हुआ है, जनता का जीत है और जनता की जीत आगे भी 22 तारीख को भी होगी। जो नए डेटा जुड़े हैं अभी लेटेस्ट, और उसके साथ में यह भी इलेक्शन कमीशन ने एक और गड़बड़ी दिखाई है, जो पूरे का पूरा पीडीएफ ही जो अभी इनका जो फॉर्म बनाया गया था इन्होंने 7 करोड़ 24 लाख का, वो पूरा डिलीट भी कर दिया है। आज या कल किया है, मुझे किसी ने ट्वीट किया था और भेजा है लिंक भी। तो मैं आपसे ये भी बोलना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें हैं, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम जैसे बहुत सारे हमारे भाई जैसे बड़े बड़े सीनियर वकील सब खड़े हैं, आप जैसे पत्रकार खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट पूरा खड़ी कि कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सब के लिए हमारी आपकी सबकी जवाबदेही, जिम्मेदारी सबकी। जी ठीक है। तो देखिए सवाल जो है वो यही है कि 2 बड़े मुद्दे और दोनों पर जो है वो लोगों की नजर है कि कम से कम यहाँ पर अब खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। यहाँ पर अब कुछ बड़ा हाथ लगा है। हरियाणा वाला जो मामला है वो भी ऐसा छोटा मामला नहीं है, उससे छोटा जरूर है लेकिन उससे कई बड़े मामलों के लिए रास्ता खुल गया है। और एसआईआर का जो मामला है वो अपने आप में है ही एक बड़ा रास्ता कि अगर बिहार में अगर सब कुछ ऐसे ही हो गया तो फिर यही पैटर्न फिर देश भर में फॉलो होगा, और अगर बिहार में रोक दिया गया तो फिर हो सकता है कि देश भर में भी फिर लगाम लगाने में एक विपक्ष को कम से कम जो है जरूर वहां पर सहायता मिलेगी। मिश्रा साहब आप आए, आपने वक्त दिया और बड़ी बारीकी से चीजों को आपने समझाया, और उम्मीद करेंगे कि 22 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो उस दिन फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू, मच ऑब्लाइज, थैंक यू।